जरा सोचिए, अभी आप कौन हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, काम, जिंदगी के हालात। कभी सोचा है कि इन सब में आपकी यादों का कितना बड़ा हाथ है? अक्सर हम सोचते हैं कि यादें बस गुजरे हुए पलों की जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये उससे कहीं ज्यादा हो? आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता डैनी कहानेमन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही हाँ, थी। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा एक अनुभव करने वाला स्व है, हाँ, जो मतलब पल पल जीता है, और एक है याद रखने वाला स्व। हाँ। वो क्या करता है? वो उन अनुभवों की कहानी लिखता है, और उसी कहानी के आधार पर हम आगे के फैसले लेते हैं। अच्छा, मतलब हम जो याद रखते हैं वही तय करता है कि हम क्या चुनेंगे, छोटी चीजों से लेके बड़े फैसलों तक। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि हमारी खुशी या संतुष्टि वो असल अनुभव से ज्यादा उसकी याद पर निर्भर करती है। कमाल है। और हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हम भूल जाते हैं। हाँ, पर शायद सवाल ये होना चाहिए कि हम याद ही क्यों रखते हैं? क्या दिमाग का काम है सब कुछ सहेज कर रखना? शायद नहीं। याददाश्त का काम शायद फिल्टर करना है, मतलब जरूरी को रखना और बाकी को जाने देना, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रहें। भूलना या यादों का थोड़ा बदल जाना ये कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो दिमाग का तरीका है बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने का। तो चलिए समझते हैं कि यादें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं। ठीक है। जैसे कुछ जन्मदिन की पार्टियां सालों बाद भी एकदम साफ याद रहती हैं, है ना? हाँ हाँ जबकि बाकी पता नहीं धुंधली सी हो जाती है। लेखक ने भी अपनी बेटी की एक पार्टी का जिक्र किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था। थोड़ी उथल पुथल वाली थी, घर पे हुई थी, और वही ज्यादा याद है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि हर अनुभव दिमाग के लिए बराबर नहीं होता। इसे ऐसे समझें कि हर अनुभव के लिए दिमाग में न्यूरॉन्स के कुछ समूह होते हैं। सेल असेंबली। हाँ, सेल असेंबली। वो मानो वोट करते हैं। वोट करते हैं। हाँ, जिस अनुभव के लिए ज्यादा मजबूत सिग्नल होता है या ज्यादा भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसके वोट ज्यादा होते हैं और वो याद ज्यादा पक्की हो जाती है। अच्छा, तो दिमाग में एक तरह का ये वोटिंग सिस्टम चल रहा है। कह सकते हैं। और जब मिलती जुलती कई यादें हों, जैसे रोज चाबी कहीं रखकर भूल जाना, तब क्या होता है? उसे शायद इंटरफेरेंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसे हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस कहते हैं। जब बहुत सी एक जैसी यादें होती हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, सही वाली को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका तरीका है ध्यान और इरादा, मतलब अटेंशन और इंटेंशन। जब आप जानबूझकर ध्यान देते हैं, जैसे चाबी रखते वक्त सोचे मैं इसे लाल मेज पर रख रहा हूं, तो उस याद को एक खास पहचान मिल जाती है, वो अलग हो जाती है। और इसमें दिमाग का वो हिस्सा मदद करता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, पीएफसी, जो हमारे दिमाग का मैनेजर जैसा है। बिल्कुल सही। पीएफसी ही ध्यान लगाने, योजना बनाने और वो जो ध्यान भटकता है ना, उसे रोकने में मदद करता है। हाँ। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं या थके हुए होते हैं या एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, हाँ, हाँ। तो पीएफसी ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें लगता है कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। अच्छा, तो अच्छी नींद, कसरत, सही खाना, ये सब पीएफसी के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी। इनसे पीएफसी दुरुस्त रहता है और यादें बेहतर बनती हैं। सचेत रहकर बनाई गई यादें ज्यादा टिकाऊ होती हैं। और ये जो पक्की यादें होती हैं, ये अक्सर किसी खास माहौल या एहसास से भी तो जुड़ी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई पुरानी धुन सुन ली या कोई खास खुशबू आई और एकदम से सालों पहले के किसी पल में पहुंच गए। हाँ, होता है। लेखक ने भी बताया था कि कैसे वो भारत गए तो बचपन की बातें और तमिल के शब्द याद आ गए जो अमेरिका में रहते हुए याद नहीं आते थे। ये है संदर्भ का जादू, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट? हाँ, हमारी यादें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, वो ये भी सहेजती हैं कि कहाँ हुआ और कब हुआ। एंडल टुल्विंग ने इसे एपिसोडिक मेमोरी कहा था, मतलब घटनाओं की यादें जो हमें मन ही मन अतीत की सैर कराती हैं। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी। हाँ, ये तथ्यों की यादों से अलग है, जिन्हें सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। हाँ, जैसे पेरिस के बारे में पढ़ना या जानना, वो सिमेंटिक मेमोरी हुई। सही। और अपनी पेरिस यात्रा को याद करना, उसे महसूस करना, वो एपिसोडिक मेमोरी। बिल्कुल, दो अलग बातें हैं। और इस एपिसोडिक मेमोरी को बनाने में दिमाग का एक हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस। उसका बड़ा रोल है। हिप्पोकैम्पस? हाँ, वो एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। घटना को उसके संदर्भ
यानी जगह, समय, भावनाएं, इन सब के साथ टैग करके सहेजता है। अच्छा। तभी तो किसी जगह या माहौल में वापस जाने पर उससे जुड़ी यादें वो आसानी से ताज़ा हो जाती हैं। तो क्या इसीलिए ऐसा होता है कि हम कभी किसी काम से एक कमरे में जाते हैं और दरवाजा पार करते ही भूल जाते कि क्यों आए थे? हाँ, वो इवेंट बाउंड्री का असर है। इवेंट बाउंड्री? हाँ, जब हमारा संदर्भ जैसे कि कमरा अचानक बदलता है तो दिमाग अक्सर उस पिछले एपिसोड को पूरा मान लेता है और उसकी जानकारी को थोड़ा पीछे कर देता है। याद करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो याददाश्त की कमी नहीं है फिर? नहीं, ये कमी नहीं, बल्कि दिमाग का चीजों को व्यवस्थित रखने का एक तरीका है, ऑर्गेनाइज रखने का। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात, क्या बिना किसी सुपर पावर के हजारों चीजें याद रखना मुमकिन है? जैसे वो मेमोरी एथलीट होते हैं, स्कॉट हैगबोर्ड या यान्जा विंटरसॉल। हाँ, मुमकिन है, और उनका राज है चंकिंग। चंकिंग, ये क्या है? हमारा दिमाग एक बार में बहुत सीमित जानकारी ही एक्टिव रख सकता है, शायद 3-4 चीजें बस? हाँ, तो चंकिंग में हम क्या करते हैं, जानकारी को छोटे छोटे मतलब सार्थक समूहों में बांट लेते हैं। जैसे फोन नंबर को हम 3-4 हिस्सों में याद रखते हैं ना, या कोई लंबा पासवर्ड हो तो उसे टुकड़ों में सोचते हैं। वही चंकिंग है। अरे हाँ, जैसे शतरंज के ग्रैंड मास्टर करते हैं। बिल्कुल। वो हर मोहरे की जगह अलग अलग याद नहीं रखते, बल्कि बोर्ड पर जो पैटर्न बनते हैं ना, हाँ, उनको पहचान कर उन्हें चंक कर लेते हैं। तो मतलब एक्सपर्ट बनने का मतलब ही है पैटर्न पहचानना और जानकारी को कुशलता से प्रोसेस करना। एकदम सही। और इससे भी एक कदम आगे है स्कीमा का इस्तेमाल। स्कीमा? ये क्या होता है? मेंटल ब्लूप्रिंट जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। किसी चीज या स्थिति का मानसिक खाका या ब्लूप्रिंट। जैसे हमारे दिमाग में रेस्टोरेंट जाने का एक स्कीमा होता है। अच्छा। हाँ, कि भाई रेस्टोरेंट में घुसना है, मेन्यू देखना है, ऑर्डर देना है, खाना है, बिल देना है। हमें हर बार ये सब सोचना नहीं पड़ता। हाँ, ये तो अपने आप होता जाता है। क्योंकि हमारे पास स्कीमा है। हम बस उन बातों पे ध्यान देते हैं जो उस स्कीमा से अलग है या नई है। और इन खाकों को, इन स्कीमा को सहेजने का काम दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN करता है। हाँ, ये वही नेटवर्क है ना जो कब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस ख्यालों में खोए जाते हैं। बिल्कुल। DMN एक तरह से हमारे अनुभवों के जो सामान्य खाके हैं ना, उनका भंडार है। वो घटना के मूल तत्वों को, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, इनको अलग अलग हिस्सों की तरह रखता है, जैसे लेगो के टुकड़े हों। अच्छा, लेगो के टुकड़ों की तरह? हाँ, और जब कोई खास घटना होती है तो हिप्पोकैम्पस इन टुकड़ों को सही तरीके से जोड़कर उस खास पल की एपिसोडिक मेमोरी बना देता है। तो इसका मतलब स्कीमा हमें सिर्फ अतीत को समझने में ही मदद नहीं करते, बल्कि भविष्य का अंदाजा लगाने में भी मदद करते हैं। हाँ, जैसे लेब्रॉन जेम्स खेल के पैटर्न को देखकर समझ जाते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। एकदम सही कहा। याददाश्त सिर्फ बीते बातों का म्यूजियम नहीं है। ये अतीत के ज्ञान का इस्तेमाल करके वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाने का एक जरिया है, एक टूल है। तो कुल मिला के देखें तो हमारी यादें कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली, बदलने वाली प्रक्रिया है। संदर्भ, हमारा ध्यान और हमारे ज्ञान के जो पहले से बने खाके हैं, स्कीमा, हाँ, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम क्या, कैसे और क्यों याद रखते हैं। और इसी समझ से हम अपनी यादों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यादें किसी तस्वीर की तरह नहीं होती। हाँ, बिल्कुल, एकदम फोटोकॉपी नहीं होती। सही कहा। वो तो एक पेंटिंग की तरह है जिन्हें हम हर बार थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं। हाँ, मतलब वो एकदम सच्ची रिकॉर्डिंग नहीं है, उनमें कल्पना का भी काफी रोल होता है। बिल्कुल। याददाश्त और कल्पना का तो भाई गहरा नाता है। दिमाग के स्कैन भी यही दिखाते हैं ना कि जब हम कुछ याद करते हैं या सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो दिमाग के लगभग वही हिस्से एक्टिव होते हैं। हाँ, एक्टिव होते हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है। मुझे याद है फ्रेडरिक बार्टलेट ने कहा था कि याद करना एक तरह का इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन है। हाँ, कल्पनाशील पुनर्निर्माण। उन्होंने वो वॉर ऑफ द गोस्ट्स वाला प्रयोग किया था ना, उसमें पता चला कि हम अपनी समझ, अपनी संस्कृति के हिसाब से कहानियों को बदल कर याद रखते हैं। जैसे वो किनू को नाव बना दिया था मोगों ने। एग्जैक्टली। हाँ। और इसी वजह से कभी कभी वो झूठी यादें या फॉल्स मेमोरीज बन जाती हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह मनगढ़ंत है, पर होता ये है कि हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बना लेते हैं जो असल में शायद वैसी नहीं हुई थी। हम अतीत के कुछ हिस्से लेते हैं
और उसमें आज की सोच, हमारे पूर्वाग्रह, वो सब मिला देते हैं। तो फिर असली और जो हमने खुद बना लिए उस याद में फर्क कैसे करें? यहीं पर वो रियलिटी मॉनिटरिंग वाली बात आती है। हाँ, वास्तविकता की जांच। इसमें हम ये देखते हैं कि याद में कितनी सेंसरी डिटेल्स है, मतलब क्या देखा, क्या सुना, कैसा महसूस हुआ, और कितने सिर्फ हमारे विचार या भावनाएं हैं। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें मदद करता है। लेकिन ये मुश्किल हो जाता होगा जब हम थके हों या तनाव में हों। बहुत मुश्किल। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कॉन्फैबुलेशन होता है। वो तो पूरे यकीन से ऐसी बातें याद करते हैं जो कभी हुई ही नहीं। पर एक पॉजिटिव साइड भी है। अच्छा। यही जो यादों को दोबारा बनाने की हमारी क्षमता है ना, वही हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता का आधार भी है। जैसे हम पुराने अनुभवों को मिलाकर ही तो नए आइडियाज बनाते हैं, कुछ नया रचते हैं। सही बात है। और यादें सिर्फ फैक्ट्स नहीं होती, उनमें इमोशंस, भावनाएं भी तो बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, खासकर वो बहुत खुशी वाले या दुख वाले पल। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तेज भावनाओं वाले अनुभव होते हैं ना, वो हमारे दिमाग के सर्वाइवल सर्किट्स, मतलब जीवन रक्षा प्रणाली, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ओह। दिमाग फिर नॉर एड्रेनलिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है जो हमारा ध्यान फोकस करते हैं और उन यादों को बहुत पक्का, बहुत मजबूत बना देते हैं। इसीलिए तो दर्दनाक यादें भुलाना इतना मुश्किल होता है। मतलब भावनाएं ये तय करती हैं कि हमें क्या ज्यादा याद रहेगा, जैसे किसी हमले में हथियार पर ध्यान जाना। हाँ, और इसमें अमिग्डाला का बड़ा रोल है। वो भावनाओं को हिप्पोकैम्पस से, यानी यादें बनाने वाले हिस्से से जोड़ता है। इसी वजह से दर्दनाक यादें, जैसे पीटीएसडी में होता है, वो दोबारा जीने जैसी लगती हैं। वो एहसास बहुत रियल होता है। याद रखना और उसे महसूस करना, ये अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। और तनाव, स्ट्रेस का भी असर होता है। कोर्टिसोल हार्मोन शॉर्ट टर्म में याददाश्त तेज कर सकता है, पर लंबे समय का तनाव नुकसानदायक है, खासकर हिप्पोकैम्पस के लिए। दूसरी तरफ खुशी या इनाम वाले अनुभव, उनमें डोपामाइन निकलता है ना? हाँ, डोपामाइन। पर वो खुशी से ज्यादा मोटिवेशन, प्रेरणा से जुड़ा है। हमें उस इनाम को पाने के लिए प्रेरित करता है। ये सीखने में मदद करता है कि क्या करने से अच्छा महसूस होगा या इनाम मिलेगा। और यही प्रेरणा कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जैसे जुए में रिस्क लेना या नशे की लत। हाँ, बिल्कुल। और जो संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट, वो इन इच्छाओं को ट्रिगर कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि हम इन भावनात्मक यादों के असर को मैनेज करना सीख सकते हैं। थेरेपी वगैरह इसमें मदद करती हैं। एक और चीज है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चेहरा देखा या कोई जगह और लगता है अरे ये तो जाना पहचाना है, पर याद नहीं आता कहाँ देखा था। वो डेजा व्यू वाली फीलिंग। हाँ, डेजा वू मतलब पहले देखा हुआ। माना जाता है कि ये एहसास दिमाग के पेरीराइनल कॉर्टेक्स से जुड़ा है। ये हिस्सा चीजों को पहचानने का काम करता है। तो ये पहचान का एहसास और पूरी घटना याद आना, ये अलग अलग है। बिल्कुल। रिसर्च यही बताती है। याद करने के दो तरीके हैं। एक है एपिसोडिक मेमोरी, मतलब पूरी घटना याद आना, उसके डिटेल्स याद आना। ये हिप्पोकैम्पस पर निर्भर है। और दूसरा है सिर्फ फेमिलियरिटी, यानी पहचान का एहसास कि हाँ, ये देखा हुआ है। ये पेरीराइनल कॉर्टेक्स का काम है। तो ये पहचान वाला एहसास आता कैसे है? बस देखा हुआ लगने से? होता यह है कि हमारा दिमाग जिन चीजों को बार बार देखता है, उन्हें प्रोसेस करने में ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो जब कोई चीज आसानी से प्रोसेस होती है, हमें लगता है कि ये जानी पहचानी है। लेकिन ये धोखा भी दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरे एक्सपोजर इफेक्ट है। सिर्फ बार बार देखने से हम किसी चीज को पसंद करने लगते हैं बिना किसी खास वजह के। या कभी कभी हम अनजाने में किसी और का आइडिया अपना समझ लेते हैं। क्रिप्टोमनीजिया कहते हैं इसे। और हम अक्सर सिर्फ पहचान के आधार पर फैसले ले लेते हैं, जैसे कौन सा डिटर्जेंट खरीदना है। शायद विज्ञापन देख देख कर वो जाना पहचाना लगता है। सही कहा। और इसमें पूर्वाग्रह, बायस भी आ सकते हैं, खासकर चेहरे पहचानने में। हम अक्सर अपनी नस्ल के चेहरे ज्यादा आसानी से पहचानते हैं और दूसरी नस्ल के चेहरों की बारीकियों पर कम ध्यान देते हैं। इसके तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं, गलत पहचान वगैरह। बिल्कुल। गलत अदालती पहचान एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के याददाश्त सिर्फ अतीत को सहेजिया नहीं है, ये हमें भविष्य के लिए भी तैयार करती है। ये बताती है कि कब कुछ नया हो रहा है, कुछ अनपेक्षित, एक तरह का, क्या कहें, स्पाइडर सेंस। हाँ, कह सकते हैं। हमारी जो पिछली यादें हैं, हमारे स्कीमास,
वो एक खाका बनाते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, हमारी उम्मीदें सेट करते हैं। जब कुछ उस उम्मीद से अलग होता है, एक प्रिडिक्शन एरर होता है, तो हमारा दिमाग एकदम से चौकन्ना हो जाता है। अच्छा। हाँ, हिपोकैम्पस एक्टिव हो जाता है और हमें उस चीज पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इसे ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। पावलोव ने इसे "ये क्या है" रिफ्लेक्स कहा था। मतलब जो चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, हाँ, वो हमारा ध्यान खींचती हैं और शायद सीखने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल। अनपेक्षित चीजें न सिर्फ हमारा ध्यान खींचती हैं, बल्कि वो डोपामाइन सिस्टम को भी एक्टिवेट करती हैं, जिससे लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है। दिमाग नई और चौंकाने वाली जानकारी को ज्यादा अहमियत देता है। और यहीं से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का जन्म होता है। हाँ, जिज्ञासा तब पैदा होती है जब हम जो जानते हैं और जो जानना चाहते हैं उसके बीच एक गैप, एक खालीपन महसूस करते हैं, एक इंफॉर्मेशन गैप। ये एक अंदरूनी प्रेरणा है जो हमें जानकारी खोजने के लिए प्रेरित करती है, भले ही कोई बाहरी इनाम न मिले। और जिज्ञासु होने से सीखने में वाकई फायदा होता है। जैसे वो पब क्विज वाली स्टडी थी। हाँ, ग्रोबर की स्टडी। उसमें पता चला कि जब लोग किसी सवाल को लेकर जिज्ञासु थे, तो न सिर्फ उन्हें उस सवाल का जवाब बेहतर याद रहा, बल्कि उस दौरान दिखाई गई असंबंधित जानकारी, जैसे कुछ चेहरे, वो भी उन्हें ज्यादा अच्छी तरह याद रहे। कमाल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिज्ञासा दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट और हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त वाले हिस्से, इनके बीच कम्युनिकेशन, संवाद को बढ़ा देती है। तो मतलब जब भी हमारे सामने कुछ अनजाना या अनपेक्षित आता है, तो हमारे पास एक तरह का चुनाव होता है। सही कहा। या तो हम चिंता में पड़कर पीछे हट जाएं, या फिर जिज्ञासा के साथ आगे बढ़कर उसे जानने की, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए याददाश्त यानी मेमोरी की इस उलझी हुई दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये यादें बनती कैसे हैं, है ना? कैसे बदल जाती हैं वक्त के साथ, और इसमें हमारे आसपास के लोगों का क्या हाथ होता है। सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो ये कि हम सोचते हैं कि याद करना मतलब किसी वीडियो को रिवाइंड करके देखने जैसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। पर ऐसा है नहीं। असल में ये हर बार याद करते वक्त उस याद को थोड़ा बहुत बदलने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे ना ऐसे सोचिए कि जैसे आप किसी पुरानी फोटो की कॉपी बना रहे हैं, फिर उस कॉपी की एक और कॉपी, और फिर उसकी कॉपी। तो हर बार थोड़ी सी डिटेल या तो बदल सकती है या धुंधली पड़ सकती है। हमारा दिमाग ना असल में पुरानी यादों को आज की जानकारी, आज के माहौल के हिसाब से लगातार एडिट करता रहता है। अच्छा, हाँ। और इसी वजह से कोई गलत जानकारी, जिसे मनोवैज्ञानिक मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट कहते हैं, वो हमारी पक्की समझी जाने वाली यादों में भी सेंध लगा सकती है। अच्छा। जैसे वो एलिजाबेथ लॉफ्टिस वाला किस्सा है शायद, जिन्होंने दिखाया था कि सिर्फ सुझाव देने से लोगों की यादें कैसे बदल सकती हैं। वो स्टॉप साइन को यील्ड साइन की तरह याद करना। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बातों तक ही नहीं है, इसके ना काफी गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। जैसे वो रिचर्ड आइवंस का मामला था, जहां घंटों की पूछताछ हुई और शायद अनजाने में ही सही दिए गए सुझावों के दबाव में उन्होंने एक ऐसे जुर्म का इकरार कर लिया जो असल में उन्होंने किया ही नहीं था। हुआ ये कि उनकी याददाश्त ना पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से इतनी बदल गई कि उन्हें ही लगने लगा कि भाई वही सच है। अरे बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि याददाश्त कितनी लचीली, कितनी नाजुक चीज है। वाकई ये सोचना भी कितना अजीब है कि हमारी अपनी यादें, जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। खैर, अगर यादें इतनी बदल सकती हैं, तो फिर हम कुछ नया सीखते कैसे हैं? क्या सीखने की प्रक्रिया भी वैसी है, कुछ अलग है? हाँ, सीखने के बारे में भी इन स्रोतों में कुछ कमाल की बातें हैं, और वो भी शायद हमारी आम धारणा से थोड़ी अलग। जैसे पता चलता है कि सिर्फ बार बार किसी चीज को पढ़ने या रटने से कहीं ज्यादा फायदा तब होता है जब हम थोड़ा संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं और खुद को परखते हैं। इसे टेस्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जैसे वो सर्फिंग सीखते वक्त बार बार गिरना जरूरी होता है, कुछ वैसा ही सीखते वक्त गलतियां करना फायदेमंद है। ये तो स्पूल वाली रट्टा मारने की पढ़ाई से बिल्कुल उल्टा हुआ। दिमाग की इस खूबी को ना विशेषज्ञ एरर ड्रिवन लर्निंग कहते हैं, मतलब त्रुटि संचालित शिक्षा। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग असल में गलतियों से ही सबसे अच्छा सीखता है। जब मुश्किल होती है या हम कहीं अटकते हैं ना,
तभी वो ध्यान देता है कि अच्छा यहाँ कमी है और उसे सुधारता है। अच्छा। इसीलिए जवाब पता होने से पहले अंदाजा लगाने की कोशिश करना, यानी प्री टेस्टिंग, वो भी मददगार है, भले ही अंदाजा गलत निकले। और यही वजह है कि थोड़े थोड़े गैप पर पढ़ना, जिसे स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं, वो एक ही बार में सब कुछ रटने से बेहतर है, क्योंकि हर बार याद करने की कोशिश में दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, नींद, उसको मत भूलिए। सोते वक्त ही हमारा दिमाग सीखी हुई चीजों को पक्का करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। ये तो हुई दिमाग के अंदर की सारी मशीनरी की बात। पर क्या हमारे आसपास की दुनिया का, जैसे हमारे दोस्त, परिवार, समाज, इनका भी हमारी यादों पर कोई असर पड़ता है? बुरा भी। स्रोत ये बताते हैं कि बचपन में जैसे परिवार के साथ बातें होती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, वो न सिर्फ बच्चे की यादें बनाती हैं, बल्कि एक तरह से उसकी पहचान गढ़ने में भी मदद करती हैं। जैसे वो पुतह क्रीक वाली घटना का जिक्र है, जहां दोस्तों के साथ बार बार एक डरावने अनुभव को सुनाते सुनाते वो धीरे धीरे एक मजेदार कहानी बन गया। कहानी सुनाने के तरीके ने याद का मतलब ही बदल दिया। अच्छा, पर इसका उल्टा भी तो होता होगा, कुछ नेगेटिव असर? हाँ, बिल्कुल। इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। एक चीज है जिसे सहयोगी अवरोध या कोलैबोरेटिव इनहिबिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लोग ग्रुप में मिलकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अक्सर अकेले याद करने की तुलना में कम चीजें याद कर पाते हैं। अरे, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि एक की याद करने की कोशिश दूसरे की याद में थोड़ी दखल दे देती है, या अलग अलग तरीके से याद करने लगते हैं सब। और दूसरा नेगेटिव पहलू है सामाजिक संक्रमण या सोशल कंटेजन। मतलब जैसे गलत यादें या अफवाहें, खासकर अगर वो किसी भरोसेमंद इंसान से आ रही हो या ग्रुप में कोई दबंग सदस्य हो, तो वायरस की तरह फैल सकती हैं। अच्छा, जैसे फेक न्यूज वगैरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। हाँ। एक की गलत याद दूसरों की याद को भी बिगाड़ सकती है। तो मतलब ग्रुप में बात करना यादों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। उसे कहते हैं सहयोगी सुविधा या कोलैबोरेटिव फैसिलिटेशन। ये देखा गया है कि करीबी रिश्तों में, जैसे पति पत्नी या गहरे दोस्त, वो अक्सर मिलकर ज्यादा और बेहतर याद रख पाते हैं। वो एक दूसरे को सही इशारे देकर, सही सवाल पूछकर भूली हुई बातें याद दिला सकते हैं। इसलिए एक अच्छी संतुलित सामूहिक याददाश्त के लिए शायद अलग अलग नजरियों का होना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई, पहली तो ये कि हमारी यादें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती हैं, हर बार याद करने पर थोड़ी बदल जाती हैं। दूसरी बात, सीखने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर मुश्किलों और गलतियों से होकर गुजरता है, ना कि सिर्फ रट्टा मारने से। वो जो संघर्ष है वो जरूरी है। और तीसरी चीज, हमारी यादें सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती, हमारा सोशल सर्कल, हमारे दोस्त, परिवार, समाज, उनका उन पर गहरा असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन बातों को समझने से शायद हम अपनी यादों को लेकर थोड़े और सावधान हो सकते हैं ना, और दूसरों से मिली जानकारी को भी ज्यादा ध्यान से परख सकते हैं। और कौन जाने, शायद हम इन तरीकों का, इन मैकेनिज्म का जानबूझकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे पुरानी किसी बुरी याद को एक नया बेहतर मतलब देने के लिए, या फिर सीखने के लिए वो जो गैप देकर पढ़ने वाली तकनीक है उसे अपनाने के लिए। ये सोचना भी अपने आप में दिलचस्प है कि याददाश्त की यही बदलती फितरत, यही लचीलापन हमें अपने अतीत को समझने और शायद भविष्य को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है। तो क्या हमारे सुनने वालों को ये चर्चा उपयोगी लगी? आपके क्या विचार हैं इस पर, हमें ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।